हेलो एवरीवन, एक्सलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा और प्रकार, जो रीट सीटेट कंपटीशन एग्जाम्स और बीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीट के लिए। सीटेट और अन्य जो टीचर्स के कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। और आज हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं रीट के उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि इसका क्या अर्थ होता है। तो व्यक्तित्व का जो शब्द है पर्सनैलिटी, यह ग्रीक भाषा या यूनानी कह सकते हैं, लेटिन, अगर एग्ज़ाम में पूछ ले ग्रीक है, लेटिन है, यूनानी, तीनों एक ही होता है। तो इस भाषा का ये शब्द है पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई है, पर्सोना से बना है पर्सनैलिटी। पर्सोना का मतलब होता है कि यूनान में जब नाटक खेले जाते हैं तो उसमें जो पात्र होते हैं उनके द्वारा नकाब पहना जाता है। जिस पात्र को अभिनीत करना होता है उससे संबंधित नकाब पहन करके वे नाटक करते हैं, तो उसे पर्सोना कहते हैं। तो व्यक्तित्व का मतलब यही कहा गया है कि अभिनय करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो व्यवहार अपनाया जाता है, वही व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व के लिए आम जो धारणा है वो यही है कि व्यक्ति कैसा दिखता है, कितना आकर्षक दिखता है, उसका रंग रूप कैसा है, आकृति कैसी है, कितना आकर्षक है, उसका मृदुभाषी होना, उसका व्यवहार, तो यही उसकी व्यक्तित्व होता है। लेकिन व्यक्तित्व को किसी एक सूत्र में बांध पाना मुश्किल होता है, कई इसके आयाम होते हैं और यही मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है। तो इस संबंध में कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा भी दी है, गॉर्डन ऑलपोर्ट की परिभाषा। ऑलपोर्ट नाम के और भी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है, लेकिन यहाँ जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है वह दी है गॉर्डन ऑलपोर्ट ने। गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वह कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। ऑलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। मन और शारीरिक दोनों, मनोशारीरिक व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यानी इसमें मन और शरीर दोनों ही आ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अर्थ में देखा था कि व्यक्तित्व में एक मनुष्य का केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक गुण और सामाजिक गुण भी समावेशित होते हैं। तो ऑलपोर्ट ने भी यही कहा था कि व्यक्ति के मन और शारीरिक जो अवस्थाएं होते हैं उसके वातावरण के साथ एक गतिशील समायोजन होता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कुर्ट लेविन और वैलेंटाइन के द्वारा। वैलेंटाइन ने कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है वह जन्मजात भी होता है और अर्जित प्रवृत्तियों दोनों का योग होता है। कुछ प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, कुछ प्रवृत्तियां वातावरण के द्वारा ग्रहण की जाती है, अर्जित की जाती है। तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है व्यक्तित्व। इसी तरह से थर्ड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कर्ट लेविन की है। कर्ट लेविन ने एक किताब लिखी थी, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इस किताब में इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी और कहा था कि व्यक्ति व्यवस्थाओं का गत्यात्मक योग है। ए पर्सन इज अ डायनेमिक टोटलिटी ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और गेट्स की परिभाषा भी हम देख लेते हैं। गेट्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य है गुणों का प्रारूप, गुणों का प्रारूप, न कि कुछ विशेषताओं की सूची। गेट्स कहते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है उसमें कुछ विशेषताओं की सूची बनाकर हम व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि ये एक गुणों का प्रारूप ही होता है। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। और अब हम चलते हैं व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में। क्या विशेषताएं होती है व्यक्तित्व की,
तो यहाँ 9 विशेषताओं को मैंने लिखा है। पहली है आत्म चेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेकंड सामाजिकता, सामंजस्य का गुण होता है उनमें। निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति का गुण होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य होता है। एकता व एकीकरण की प्रवृत्ति होती है और विकास की निरंतरता होती है। संतोष होता है। उच्च आकांक्षाएं होती है और उद्देश्य पूर्णता की प्रवृत्ति होती है। अब ये प्रवृत्तियां क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आत्मचेतना। आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्ति जो वह होता है, उसका जो व्यवहार होता है वह दूसरों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी व्यक्ति वह नहीं होता है जो वह खुद के लिए सोचता है। व्यक्ति वह होता है जो दूसरे उसके बारे में सोचते हैं। यही उसकी आत्मचेतना। जब व्यक्ति को यह पता चलने लग जाता है कि मैं वो हूँ जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं, उनके मन की स्थिति अपने बारे में वह पता कर लेता है, यह उसकी आत्मचेतना होती है। कह सकते हैं कि आत्मचेतना वह है जिसके अंदर व्यक्ति ये सोचता है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम। मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो, बट आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। दूसरों की सोच के बारे में समझने लग जाता है। ये होती है आत्मचेतना। सेकंड आता है सामाजिकता। व्यक्तित्व की ये दूसरी विशेषता होती है सोशियबिलिटी। इसमें समाज से अलग मानव और उसके व्यक्तित्व की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और मनुष्य के अंदर आत्मचेतना का विकास भी तभी होता है जब वह समाज के दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आता है, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करता है, उनके साथ अंतःक्रियाएं करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये सामाजिकता का गुण भी उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट थर्ड है सामंजस्य, एडजस्टेबिलिटी। यह व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता होती है। इसमें व्यक्ति न केवल बाह्य वातावरण के साथ बल्कि अपने खुद के आंतरिक वातावरण के साथ भी सामंजस्य कर लेता है। यानी सामंजस्य करने के जो कारण हैं उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं और वह दिखता भी है। जैसे कि चोर है, डाकिया है, उसकी पत्नी और डॉक्टर, इन सभी के व्यवहार जो है, उनके व्यक्तित्व जो है, उनमें परिवर्तन दिखता है क्योंकि वह अपने ही कार्य के साथ सामंजस्य कर लेते हैं। तो यह चीज उनके व्यवहार में भी दिखने लग जाती है। नेक्स्ट फोर्थ है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। व्यक्तित्व की यह चौथी विशेषता है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। मानव का जो व्यवहार होता है उसका सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो वो उद्देश्य को लेकर के चलता है और कोई कार्य करता है या लक्ष्य को लेकर के चलता है और वह हमेशा कोई न कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को संचालित रखता है और उसका व्यवहार भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालित होने के कारण उसी प्रकार का उसका व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व हो जाता है, जिसे हम देख करके या अनुमान करके पता लगा सकते हैं। तो निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति भी व्यक्तित्व निर्धारक होती है। इस संबंध में भाटिया ने कहा था कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि उसके क्या लक्ष्य है। यदि हमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना है, समझना है, तो हम ये जान लें कि उसके क्या लक्ष्य हैं या उसके उद्देश्य किस प्रकार के हैं, तो हम उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये पांचवी विशेषता है और यह जो शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये जीवन की जो भी कठिन समस्याएं होती है, कठिन समय होता है, उसको संघर्ष के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार करती है। और जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उनका व्यक्तित्व भी उसके अनुसार होता है, उत्कृष्ट होता है, क्षमतावान होता है और
यदि यह शक्ति नहीं है या यह शक्ति कम है तो वह निर्बल होता है, उसका जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके भी हम व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों ही सम्मिलित हैं। व्यक्तित्व की यह छठी विशेषता है और किसी भी अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए ज़रूरी है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा हो। यदि दोनों में से कोई एक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है या सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो यह सीधे सीधे उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से बीमार है, तो ये शारीरिक अस्वस्थता हुई तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा या उग्रता आ जाएगी, तो यह उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह से उसके व्यक्तित्व प्रभावित होगा। इसी प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छे विचार है, तो उत्तम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। लेकिन यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक उलझने हैं, कई मानसिक क्रियाएं सही नहीं हैं उसकी, तो व्यक्तित्व भी उसके अनुसार होगा। नेक्स्ट आता है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, यानी एकता और एकीकरण। सातवीं विशेषता है ये। जिस तरह से शरीर का कोई भी जो एक अंग है वह अकेला कार्य नहीं करता है, सभी अंग मिलकर के कार्य करते हैं, उसी प्रकार व्यक्तित्व का जो तत्व होते हैं, व्यक्तित्व के तत्व कौन से हैं? जैसे कि शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है। तो ये जो सभी तत्व हैं ये आपस में मिल करके कार्य करते हैं, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तित्व की। जब भी विकास होता है तो वह कभी स्थिर नहीं होता है, निरंतर होता है, निरंतर चलता रहता है। जैसे कई कार्यों में निपुणता है, विचार है, अनुभव है, स्थितियां हैं, तो यह कंडीशन जो है निरंतर इनमें बदलाव होता रहता है, एक परिवर्तन होता रहता है। इनमें परिवर्तन होते रहने से व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता है, तो विकास की जो यह निरंतरता होती है शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक चलती रहती है। उसके अनुभवों में, विचारों में, उसके रहन सहन में, उसके कार्यों में और उसकी स्थितियों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। तो विकास की निरंतरता बनी रहती है, यह जीवन के अंत तक चलती रहती है। और ऐसा कोई समय नहीं आता है जब विकास रुक जाए या विकास पूर्ण हो जाए, क्योंकि विकास पूर्ण भी नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में ही रहता है, कभी पूर्णता में नहीं पहुंचता है। तो यह भी व्यक्तित्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और नेक्स्ट है संतोष, उच्च आकांक्षा और उद्देश्यपूर्णता। अच्छे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आत्मसंतोष होता है और हर पल आगे बढ़ने की आकांक्षाएं भी होती हैं और कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाने पर उनका सामना करने की प्रवृत्तियां भी उनमें पाई जाती है। और उनमें कई योग्यताएं भी होती है कि कोई न कोई उद्देश्य के साथ कार्य करने की उनमें गुण होते हैं और उद्देश्य विहीनता की स्थिति उनमें नहीं होती है। तो यह व्यक्तित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण 9 विशेषताएं हैं। और अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, कि व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकारों को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारतीय दृष्टिकोण होता है। भारतीय दृष्टिकोण है और फिर है सेकंड शरीर रचना का दृष्टिकोण है, शरीर रचना का दृष्टिकोण है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। और
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह 4 दृष्टिकोण है। सबसे पहला ले लेते हैं हम भारतीय दृष्टिकोण। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार हैं इसमें। नंबर 1 है सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्तित्व अच्छे गुणों वाले होते हैं। अच्छे गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सतोगुणी कहते हैं और इनके नैतिक मूल्य भी उत्कृष्ट होते हैं। ये चरित्रवान होते हैं और उच्च आदर्श होते हैं इनके। और भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर जो दूसरा व्यक्तित्व का प्रकार है वह होता है रजोगुणी और तीसरा होता है तमोगुणी। अब जो सेकंड है यह रजोगुणी, यह सतोगुणी और तमोगुणी के बीच का व्यक्तित्व होता है। तमोगुणी कौन सा व्यक्तित्व होता है? यह वह व्यक्ति होता है जो लोभ, क्रोध, काम की प्रवृत्ति, आलसी और अमानवीय गुणों से भरपूर होता है। वह व्यक्तित्व तमोगुणी व्यक्तित्व कहलाता है। तो सतोगुणी और तमोगुणी के बीच वाला व्यक्तित्व रजोगुणी कहलाता है। यह भारतीय दृष्टिकोण है। नेक्स्ट सेकंड आता है शरीर रचना का दृष्टिकोण। शरीर रचना का दृष्टिकोण, इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक क्रेचमर और दूसरा था शेल्डन। क्रेचमर ने इसके निम्न प्रकार बताए हैं। क्रेचमर के अनुसार यह 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एस्थेनिक और जिसे शक्तिहीन भी कहते हैं। और फिर सेकंड है एथलेटिक खिलाड़ी प्रकार का होता है, या इसे हम सुडोलकाय भी कह सकते हैं। सुडोलकाय। और थर्ड जो होता है वह होता है पिकनिक प्रकार का, जिसे गोलाकाय कहते हैं। गोलाकाय। और फोर्थ टाइप जो होता है वह होता है डायप्लास्टिक। मिश्रित। अब इनकी क्या विशेषताएं होती है, कैसे पता चलता है कोई एस्थेनिक है? तो एस्थेनिक जो व्यक्ति होता है यह शक्तिहीन, यानी दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं और इनका जो स्वभाव होता है वह क्रोधी और चिड़चिड़ा होता है, निराश प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरीर रचना का जो दृष्टिकोण व्यक्तित्व का एक प्रकार है और ये किसने दिया था, तो क्रेचमर है इसका आंसर। और यह भी पूछ लिया जाता है कि क्रोधी और निराश प्रवृत्ति है, तो इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो ये एस्थेनिक होते हैं, शक्तिहीन हिंदी में इनको कहते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। नेक्स्ट एथलेटिक प्रवृत्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं वे सुडोलकाय होते हैं। इनके शारीरिक रूप से ये स्वस्थ होते हैं और अच्छे डील डोल वाले होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। समायोजन की क्षमता अच्छी होती है। तो ये एथलेटिक प्रवृत्ति के होते हैं सुडोलकाय। नेक्स्ट पिकनिक प्रकार के गोलाकाय, ये जो व्यक्ति होते हैं ये नाटे होते हैं, नाटे भी होते हैं, मोटे होते हैं और गोल होते हैं और ये स्वभाव से बड़े ही खुश मिजाज होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है और आराम पसंद भी ये बहुत होते हैं। तो ये प्रवृत्ति, इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वे पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और फोर्थ है डाइप्लास्टिक, मिश्रित। इन सभी का जो मिश्रण है, पहला दूसरा तीसरा, इन सभी का जो मिला जुला जो रूप होता है वह डाइप्लास्टिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। अब शरीर रचना में तो पहला दिया था क्रेचमर ने, और सेकंड जो है शेल्डन का है।
शेल्डन का भी इसी प्रकार है, लेकिन इन्होंने नाम चेंज कर दिए थे। इन्होंने लिखा था एक तो एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड थर्ड एंडोमॉर्फिक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और इनमें से कौन सा शेल्डन के द्वारा बताया गया प्रकार नहीं है। ये तीनों ऑप्शन थे और एक ऑप्शन और था, तो जब हमें ये तीनों नाम याद हैं तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। शेल्डन ने 3 ही बताए थे, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो का मतलब होता है लंबाकृति, और मीजो जो होता है ये होता है आयताकृति, और एंडो होता है गोलाकृति। आयताकृति जो होता है यह एक्टो और एंडो का मिला जुला रूप होता है, मिश्रित रूप होता है। और लंबाकृति वही है, शरीर लंबा होता है, स्नायुमंडल भी विकसित होते हैं इनके। और आयताकृति व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच का होता है, न तो मोटे होते हैं न ज़्यादा पतले होते हैं, सामान्य प्रकार के शरीर होते हैं। और गोलाकृति जो होते हैं मोटे होते हैं, हंसमुख होते हैं, और ये बहुत सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। थर्ड जो था समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसमें पहला है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। यह दिया था स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दिया था, और इन्होंने कहा सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, यानी कि वे व्यक्ति जो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, सैद्धांतिक सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, जैसे लेखक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, तो वे सब इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक प्रकार के व्यक्तित्व। ये जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, वे धन की चिंता करते हैं, और इसमें वे शामिल होते हैं लोग जो कि आर्थिक रूप से लाभ की दृष्टि से कार्य करते हैं। इसके बाद में स्प्रेंगर ने थर्ड बताया था सामाजिक। इसमें वे लोग आते हैं जो सामाजिक होते हैं, जिनमें सहानुभूति होती है, दया, सहिष्णुता के गुण पाए जाते हैं। और राजनीति प्रिय लोग होते हैं, और जो कि प्रशासन में रुचि लेते हैं, राजनीति में रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं। और उसके बाद में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, रुचि रखते हैं, जैसे संत, पुजारी इत्यादि। और नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक। इसमें सौंदर्य के पुजारी आते हैं, जैसे कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, ये इसी श्रेणी में आते हैं जो कि वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं। तो यह स्प्रेंगर के अनुसार जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसमें युंग दृष्टिकोण यह युंग ने दिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। युंग ने पहले 2 तरह के व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाद में उन्होंने एक और जोड़ दिया था, उभयमुखी व्यक्तित्व। युंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, और यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व। यह जो व्यक्ति होते हैं ये कम बोलने वाले होते हैं, संकोच करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और इनमें जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो साहित्यिक प्रवृत्ति पाई जाती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। और यह जो वर्तमान की जो समस्याएं होती है वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वे हमेशा सत्य की खोज में मनन करते रहते हैं, विचारशील होते हैं और विचार प्रधान होते हैं, तार्किक होते हैं। और कुछ विचार प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वे दिव्य दृष्टि वाले भी होते हैं, जो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए चिंतन मनन करते हैं।
तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है वह अपने वस्तुओं के प्रति या अपने कष्टों के प्रति जो है वह सदैव सजग भी रहता है, जागरूक रहता है। और साथ ही ये संकोची होते हैं, संदेही भी होते हैं, शंकालु भी होते हैं और इन्हें मजाक करना पसंद नहीं होता है, उसमें ये भाग ही नहीं लेते हैं। एकांत प्रिय भी होते हैं, एकाकी होते हैं। तो यह और इनमें सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है। यह होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वे सामाजिक होते हैं, बोलने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही जल्दी मित्रता स्थापित कर लेते हैं। बोलने की प्रवृत्ति होने के कारण, घुल मिल जाने के कारण मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। साथ ही ये बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होते हैं और इनकी प्रवृत्ति मनोविनोदी प्रकार की होती है। और यह आदर्शवादी भी होते हैं, धैर्य भी होता है इनमें, धैर्यवान होते हैं, कार्यशील होते हैं और इसके साथ ही वातावरण से शीघ्र ही प्रभावित होते हैं। लेकिन ये रूढ़िवादी भी होते हैं और इनका जो चेतन मन होता है वह स्वार्थ रहित होता है। और थर्ड आता है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिला जुला रूप होता है, यानी कि कोई व्यक्ति वो किसी परिस्थिति में अंतर्मुखी होता है मगर किन्हीं परिस्थितियों में वह बहिर्मुखी प्रकार का व्यवहार करता है। तो इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वह उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। ये युंग के द्वारा बताए गए 3 प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। और हैंस आइजेंक नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। ये हैंस आइजेंक और युंग में यही डिफरेंस है कि उसने 3 बताए थे और इन्होंने 2 बताए थे। और अब देखते हैं कि हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए थे। हालांकि हमने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा, लेकिन जो सबसे पहला व्यक्तित्व के प्रकार दिया था वह हिप्पोक्रेटस ने दिया था। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ मैन। उसमें स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला था काला पित्त, सेकंड पीला पित्त और थर्ड रक्त प्रधान और चौथा कफ प्रधान। तो काला पित्त प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे उदास होते हैं, हताश प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव माइंड होते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं, निराश रहते हैं। और वहीं जो पीला पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े बने हुए रहते हैं। ये पीले पित्त की प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। और रक्त प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, यानी आशावादी होते हैं और सामाजिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। उन्हें व्यवहार उनमें अधिक होता है, खुश मिजाजी प्रवृत्ति होती है। और वहीं जो कफ प्रधान के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वे अकेले रहना पसंद करते हैं, भावना शून्य होते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, विचारशील, कर्मशील और भावुक। नाम से ही पता है, विचारशील जो विचार करते हैं, कर्मशील जो काम में विश्वास रखते हैं, भावुक जो इमोशनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये जितने भी प्रकार थे व्यक्तित्व के उनके बारे में हमने पढ़ा। और आइए अब सॉल्व करते हैं रीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमने लिया है। इसमें सवाल ये है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो अभी हमने पढ़ा ही था कि हिप्पोक्रेटस ने दिया था पहला वर्गीकरण। अब नेक्स्ट सवाल है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हम जानते हैं कि जो 3 प्रकार बताए थे वो युंग ने बताए थे और जो 2 प्रकार बताए वो हैंस आइजेंक ने। वैसे क्वेश्चन में जब ये प्रकार पूछा जाता है तो हैंस आइजेंक और युंग नहीं दिया हुआ होता है, साथ में दोनों में से कोई एक होता है। और यदि 2 प्रकार पूछे गए हैं तो हमें हैंस आइजेंक करना है और 3 प्रकारों का पूछा गया है तो हमें युंग आंसर करना है। तो ये थे व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व का 2nd पार्ट का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, साथ ही मैकडूगल कैटल के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रीट में पूछे गए हैं। कभी कभी तो इस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन भी एक साथ पूछ लिए जाते हैं, जबकि 2 क्वेश्चन तो न्यूनतम पूछे ही जाते हैं।
तो देखते रहिए एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस और व्यक्तित्व का जो सेकंड पार्ट उसके अंत होने के बाद में हम व्यक्तित्व से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो रीट में पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।